अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल को। सेल क्या है? बेसिकली सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। ठीक है, किसी भी वो आपके प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो आपका एनिमल सेल भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होगा वो क्या है? सेल है। ठीक है, यानी स्ट्रक्चरल से क्या मतलब है? स्ट्रक्चर से मतलब ये है कि ये एक छोटा सा सेल है, अगर हालांकि इससे बहुत छोटा होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए ये एक सेल है अगर, तो ये सेल बहुत सारे सेल्स बना के, ठीक है ना, कोई एक स्ट्रक्चर बना देंगे। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। प्लांट्स में वो लीव्स बना सकते हैं, या यानी कि कोई फ्रूट बना सकते हैं। एनिमल्स में जैसे फिंगर्स हैं, हैंड्स हैं, कोई भी ऑर्गन बना सकते हैं। ठीक है, ये एक जो सेल है इसको कहते हैं यूनिट। ठीक है, एक सेल को क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। ठीक है, जब बहुत सारे यूनिट्स मिलके एक क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। अब फंक्शनल यूनिट कैसे हो सकता है वो हम आगे भी मजीद देखेंगे उसको, क्योंकि सेल की सारी एक्टिविटीज इस एक सेल के अंदर हो रही होती हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी कहां से प्रोड्यूस होगी, आपके एंजाइम्स कहां से बनेंगे, आपके डिफरेंट जो आपको मटेरियल चाहिए होता है वो कहां से बनेगा, या वेस्ट की एक्सक्रीशन कहां से होगी, वो सारा सेल के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रक्चरल, ये स्ट्रक्चर हमारा हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ये हमारा सेल क्या हो गया? फंक्शनल। ये सारे सेल यानी कि सेम चीज है, स्ट्रक्चर भी कर रहे हैं, बना रहे हैं, और फंक्शन भी कर रहे हैं। और एक सेल को यूनिट यानी कि हर सेल इंडिविजुअली अपना काम कर रहा है। वो एनर्जी भी बना रहा है, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स की एक्सक्रीशन भी कर रहा है, एंजाइम्स भी बना रहा है, जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं वो उसको कर रहा है इंडिविजुअल सेल। ठीक है, तो ये एक बॉडी के अंदर जब होता है तब भी इंडिविजुअली ही काम कर रहा होता है, या सिंक्रोनाइज करके दूसरे सेल्स के साथ सेम काम कर रहे होते हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। सो सेल की डेफिनेशन क्या हुई? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब कितनी टाइप्स के सेल्स होते हैं? बेसिकली सेल दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक सेल जो है वो है प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, एक होता है जो है जिसको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब प्रोकैरियोट का क्या मतलब है? कैरियोट बेसिकली कहते हैं, ये बात अपने माइंड में रखिएगा, कैरियन, कैरियोट, ठीक है ना, ये क्या है? न्यूक्लियस के। ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियस है, कैरियोट जो कहते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट का क्या मतलब है? प्रो है अभी, यानी कि ये पूरा नहीं डेवलप, प्रो फॉर्म में है अभी। ठीक है, तो इसको प्रो फॉर्म का क्या मतलब होता है? इनिशियल फॉर्म, इब्तदाई सूरत कोई उसकी। ठीक है, अब ये अगर एक सेल है प्रोकैरियोट का, इसके अंदर क्या होता है? प्रोकैरियोट का क्या मतलब है? न्यूक्लियस। बेसिकली न्यूक्लियस को हम फोकस कर रहे हैं इसके अंदर। तो इसमें क्या होता है? जो न्यूक्लियस होता है वो स्कैटर्ड होता है ऐसे। ठीक है ना, कोई इसकी बाउंड्री वॉल नहीं होती जिसके अंदर ये बाउंड हो। ठीक है, इसलिए इसको प्रोकैरियोट कहते हैं। ये आपके बैक्टीरियाज हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं। ठीक है, ये प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं इसमें। उसके बाद आता है यूकैरियोटिक सेल। यू का क्या मतलब है? ईयू का क्या मतलब है? गुड। ठीक है, अब यूकैरियोट का क्या मतलब होगा? कि ऐसा सेल जिसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो है ना आपका डीएनए पड़ा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये इनके वेल डिफाइंड है, या अच्छी शेप में एक इसका न्यूक्लियस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो क्रोमेटिन पड़ा होता है। क्रोमेटिन बेसिकली डीएनए को ही कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई दो फॉर्म सेल की। अच्छा, अब यूकैरियोटिक सेल में आगे फिर दो टाइप्स के सेल्स आ जाते हैं। ठीक है, इसमें एक आ जाता है प्लांट सेल, ठीक है, और एक आ जाता है एनिमल सेल। ठीक है, ये यूकैरियोटिक सेल की एक फॉर्म है। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस मेन चीज का क्या हो सकता है? प्लांट सेल में और एनिमल सेल में इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है? बेसिक मेजर तीन डिफरेंसेस हैं इसके अंदर।
आपके पास एक सेल है, जैसे इस सेल को हम ले लें, अगर ये एक सेल है, ठीक है, ये अब आपको नहीं पता कि एनिमल है प्लांट सेल है, डेफिनेटली वो माइक्रोस्कोप के जरिए देखेंगे आपको, तभी पता चलना है कि ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं एक प्लांट सेल को। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, उसके बाहर एक सेल वॉल होती है, ठीक है, सेल वॉल होती है प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। तो ये सेल वॉल क्या करती है, सेल वॉल बेसिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। जो प्लांट्स होते हैं इतने इतने ऊंचे जाते हैं, ठीक है ना, तो ये उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है सेल वॉल, इसलिए इसको दीवार कहते हैं, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन भी इसके अंदर होती है, ठीक है। अच्छा, अब एक डिफरेंस तो ये आ गया कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल का एक डिफरेंस आ गया, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, इसके अंदर एब्सेंट होती है सेल वॉल, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या होता है इसके अंदर, दूसरा इसके अंदर एक होता है वैक्यूल, ठीक है। एक वैक्यूल बड़ा सारा, इसके अंदर एक जो है ना एक ऐसे स्ट्रक्चर पड़ा होता है जो उसने मोस्ट ऑफ द जो है ना जगह को घेरा होता है, जो प्लांट सेल है उसकी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो हम जब डिटेल पढ़ रहे होंगे ऑर्गेनेल्स की, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अच्छा, तीसरा डिफरेंस क्या आ जाता है प्लांट सेल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी चीज है जिससे फोटोसिंथेसिस के जरिए जो है ना प्लांट अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट या अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट जो है ना इसके अंदर एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होता है, ठीक है। अब कौन कौन से डिफरेंस आ गए, मेन जो मेजर डिफरेंस है, सेल वॉल का डिफरेंस आ गया जो प्लांट सेल के अंदर होते हैं, ठीक है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। वैक्यूल का डिफरेंस आ गया, वैक्यूल जो है एनिमल से प्लांट सेल्स के अंदर होते हैं और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल के अंदर होता है, एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होता है। अच्छा, अब हम इसकी जो है ना जो ऑर्गेनल्स हैं वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है सेल के साथ वो हम पढ़ने शुरू करते हैं। सेल मेम्ब्रेन को हम पहले पहले ले लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये लिपिड बाइलेयर है, ठीक है, लिपिड बाइलेयर। इसको लिपिड बाइलेयर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है ना जो फैट्स हैं, लिपिड्स हैं, उसकी जो है ना डबल लेयर होती है, ठीक है। ये अगर आप कहें ना, ठीक है, तो ये डबल लेयर है लिपिड की सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। बाई का क्या मतलब होता है, बाई का मतलब होता है टू या डबल, ठीक है। अब ये कैसे होते हैं, ये इस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। ये इस तरह इसके फैटी एसिड्स लगे होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं। अब इसमें हम मजीद आगे पढ़ेंगे कि ये इस तरह क्यों होते हैं। ये इसका होता है हाइड्रोफोबिक पोर्शन, ठीक है, हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है, और ये हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है। यानी कि हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब है, वाटर लविंग। हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब है, फेयर फ्रॉम वाटर, ठीक है, हाइड्रोफोबिया जिसको वहां से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है ना साइटोप्लाज्म, इस जगह इस साइड को साइटोप्लाज्म आप कंसीडर करें सेल मेम्ब्रेन सेल का, ठीक है। ये बाहरली इसकी लेयर हो गई, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की। अब ये जो है ना यहां पे साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन है वही फेस करेगा फ्लूइड को, ठीक है, हाइड्रोफोबिक पोर्शन नहीं फेस करेगा। इसीलिए बाहर वाला जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है बाहर, यानी कि सेल के बाहर जो होता है अवेलेबल, ठीक है, तो उसको भी ये हाइड्रोफोबिक पोर्शन जो है उसको भी फेस नहीं करता, उसको भी हाइड्रोफिलिक पोर्शन फेस करता है। इसी तरह जो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लूइड होता है उसको भी हाइड्रोफिलिक पोर्शन ही फेस करता है, हाइड्रोफोबिक पोर्शन फेस नहीं करता। अच्छा, ये तो हो गई लिपिड बाइलेयर, ठीक है हमारे पास, यानी कि अच्छा इसके अंदर फिर होते हैं इंटेग्रल प्रोटीन्स या प्रोटीन्स सिंपल। अब अगर हम कहें, ठीक है, इसी से जो है ना लिपिड बाइलेयर के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, वो सैंडविच टाइप होती हैं, यानी कि लिपिड बाइलेयर की ये वाली लेयर ऐसे चल रही है, इसी के अंदर ही फिर जो है ना डिफरेंट फॉर्म में प्रोटीन्स भी आ जाती हैं, ठीक है। कुछ होती हैं जो कि सिर्फ सेल की यानी कि आधे उस तक आती हैं, जो मेम्ब्रेन की थिकनेस है उसके आधे तक आती हैं। कुछ होती हैं प्रोटीन्स जो कि पूरी यहां तक आ जाती हैं, यानी कि पूरा उसके लिपिड बाइलेयर को कवर करती हैं। अब ये तो सिर्फ स्ट्रक्चरल काम देती हैं और डिफरेंट
जो है ना सिग्नलिंग का काम करती हैं, ये वाली जो प्रोटीन है, जो कि आधे पोर्शन तक आती हैं। लेकिन जो पूरी पोर्शन को कवर करती हैं, ये क्या करती है, ये चैनल के तौर पे एक्ट करती हैं। यानी यहां से कोई चीज बाहर भी जा सकती है और बाहर से अंदर भी आ सकती है। ठीक है, ये वाली जो प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, और ये वाली प्रोटीन सिग्नल के तौर पे काम करती हैं। ठीक है, ये तो होगी लिपिड बाइलेयर। अच्छा, इसके ऊपर फिर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स की एक लेयर लगी होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की एक लेयर लगी होती है सेल मेम्ब्रेन की ऊपर वाली जो है ना उसके ऊपर, लेयर के ऊपर। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं इसको। ठीक है, इसका काम भी बेसिकली डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करना है, जैसे कि सिग्नलिंग वगैरह हो गई, या इसी तरह इसको एक स्ट्रक्चर देना है पूरा शेप को। ये हो गई सेल मेम्ब्रेन। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म क्या चीज है? ठीक है, ये हमारे पास सेल है अगर, ठीक है, ये इसकी लिपिड बाइलेयर हो गई। ठीक है, अब ये वाला जो अंदर वाली लेयर है सेल मेम्ब्रेन की, इसके अंदर जो सारा ये फ्लूइड टाइप एक मटेरियल होता है, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर फ्लूइड होता है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेले होते हैं सेल के। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनेले में क्या चीजें हो सकती हैं, न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं, गोल्जी अपरेटस होता है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हो सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जिनको हम तफसील से फिर पढ़ते हैं। अब हम न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ये सेल स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इसके अंदर ये ऐसे पड़ा होता है न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो कवर्ड होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा जब प्रोटीन सिंथेसिस हम कर रहे होंगे, तब ये इसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स क्यों होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है मेम्ब्रेन कवर्ड है। चूंकि यूकैरियोटिक सेल में जैसे हमने पढ़ा था कि उसका जो न्यूक्लियस है, जो या क्रोमाटिन है, डीएनए है, वो मेम्ब्रेन कवर्ड होता है, इसलिए इसको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या होते हैं, इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स, जीन्स और बहुत सारी चीजें यानी कि इसके अंदर होती हैं। वो जब हम जो ना फर्दर हम स्टेप आगे एक जाते जाएंगे स्पाइरल उसमें, तो फिर मैं आपको बताता जाऊंगा कि जी इसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। फिलहाल आप यही याद रखें कि इसके अंदर डीएनए होता है। डीएनए क्या है, बेसिकली आपका हेरिडिटरी मटेरियल है। ठीक है, जिससे जो है ना, जो एक पेरेंट्स में जो खासियत होती है या क्वालिटीज होती हैं, वही अपने ऑफस्प्रिंग में वो जो है ना ट्रांसफर करता है। इसी के अंदर उसकी कोडिंग हुई होती है। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे जो कोडिंग कैसे होती है इसके डीएनए की। ठीक है, तो इसी के अंदर कोडिंग होती है और उन कोडिंग से वही डिफरेंट खसूसियात या एक्सप्रेशंस आती हैं। ठीक है, जो फिर आगे ट्रांसफर होनी होती हैं। इसी तरह न्यूक्लियस बहुत सारी चीजों को कंट्रोल भी करता है, क्योंकि बेसिक जो एक ऑर्डर होता है सेल के फंक्शंस को परफॉर्म करने का, वो न्यूक्लियस से ही निकलता है। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ठीक है, वो कैसे होती है, तो उसको आगे हम जो है ना पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आप यही रखें कि इसके अंदर डीएनए होता है। ठीक है, क्रोमेटिन, डीएनए या इसको जीन्स कहें, क्रोमोसोम्स कहें, सारी चीजें इसी के अंदर होती हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, ये हेरिडिटरी मटेरियल होता है जो इसके अंदर होता है, जो इसने सारी जो आगे एक्सप्रेशंस हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डिफाइन करनी है आगे ऑफस्प्रिंग की, वो सारी इसके अंदर होती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा सेल के डिफरेंट जो ऑर्गेनेल्स हैं उनका फंक्शन क्या है, वो कहां कहां पे लोकेट हो सकते हैं। ठीक है, उनके बारे में बताऊंगा। ये एक सीरीज ऑफ वीडियोस मैं बना रहा हूं। ठीक है, आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको इस बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। मैं बेसिक से बेसिक स्टेप्स लेके चलूंगा ताकि आपको पूरी समझ आ सके इन चीजों की। ठीक है, उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।